किड्स, वेलकम टू MKH। तो चलिए फिर फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब तक जो है हमने इसके जो 4 पार्ट थे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉमिक बुक टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पर हर पेज जो है उस पर एक नई टाइप की स्टोरी जो है आपको दिखाई गई है। कब से कब तक मैंने आपको बताया था कि टोटल 1757 से लेकर के 1857 के बीच की सारी स्टोरी जो है आपको ग्लिम्पसेस यानी झलकियों के माध्यम से दिखाई गई है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं 5th नंबर पेज पर। ऑपरेशंस का मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न या दमन करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का उत्पीड़न किया था, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा है पहली पिक्चर में कि 2 भारतीय हैं, उनको सलाखों के पीछे यानी जेल में डाल रखा है। अब देखिए किस तरह की बातें हो रही है। बट द ब्रिटिश कॉन्टिन्यू टू अप्रेस इंडियंस, यानी अप्रेस इंडियंस यानी कि लगातार जो है, ठीक है, कॉन्टिन्यूड यानी कि लगातार जो है उन्होंने जारी रखा भारतीयों का दमन करना, भारतीयों पर अत्याचार करना उन्होंने लगातार जारी रखा। इन 1818 यानी कि 1818 ईस्वी के अंदर दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3 यानी कि उन्होंने जो है कानून 3 यानी तीसरा जो कानून है उसे पारित कर दिया, ठीक है। जो कि क्या था, अंडर इट, इसके अंदर क्या आता था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, यानी कि न्यायालय में, कोर्ट का मतलब न्यायालय में विदाउट ट्रायल यानी कि मुकदमा दर्ज करने की बजाय, यानी मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना मुकदमा दर्ज करवाए ही किसी भी भारतीय को जेल भेज सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भारतीय के खिलाफ अगर कोई केस दर्ज होता था न्यायालय के अंदर, तो पहले क्या होता था, इसकी पुष्टि होती थी कि वो दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी है तो उसे जेल में डाला जाता था, नहीं तो उसे जेल में नहीं डाला जाता था। लेकिन अब इन्होंने जो कानून, तीसरा कानून पारित कर दिया 1818 के अंदर, उसमें क्या नियम ला दिए कि चाहे कोई भारतीय दोषी है चाहे नहीं है, अगर वो आपका थोड़ा सा भी विरोध करता है तो उस पर बिना मुकदमा दर्ज करवाए आप सीधा उसको जेल में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए कितना जो है भारतीयों के साथ अत्याचार हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको कुछ अंग्रेज जो है हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। ड्रॉ का मतलब लेकर जाना, खींचना या बहा कर लेकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रू है यानी कि ड्रू बिग सैलरीज यानी कि बहुत ज़्यादा जो वेतन था उनको भारत के अंदर मिलता था। किनको, ब्रिटिश ऑफिसर्स को। ब्रिटिश जो अफसर थे वो भारत में से बहुत ज़्यादा धन संपदा जो है वो वेतन के रूप में लेते थे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और फॉर्चून का मतलब होता है धन कमाना, ठीक है। और काफी सारा धन जो है वो अपना प्राइवेट, अपना निजी जो व्यवसाय है उसको चला करके भारत में भी बहुत मुनाफा कमाते थे। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि एक तो यहाँ से बहुत ज्यादा वेतन प्राप्त करते थे और दूसरा अपने जो निजी व्यवसाय चलाते थे, खुद के व्यक्तिगत व्यवसाय, कंपनी के तो करते ही करते थे, कंपनी में तो नौकरी करते ही थे, इसके अलावा अपना खुद का भी व्यवसाय भारत में करने लग गए थे, जिनसे उनको बहुत मुनाफा होने लग गया था। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या दिखाया गया है। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, यानी कि अगर बात की जाए 1829 तक ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से जो गुड्स हैं, जो सामान है वो भारत में आने लग गया था और लगभग 7 करोड़ रुपयों का जो सामान था वो भारत में ला करके बेचा जाता था। यानी कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि लगभग जब 1829वां ईस्वी थी तो उस समय में ब्रिटेन से भारत में पता है कितने का सामान आता था बिकने को, वहां पर 7 करोड़ रुपीस यानी कि 7 करोड़ रुपए, उस समय के बहुत ज्यादा रुपए हुआ करते थे, उतना सामान ब्रिटेन से आकर के भारत में बिका करता था। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि भारत की तो कुछ उत्पादकता हो नहीं रही है, भारत से ही वो कमा रहे हैं और ब्रिटेन में ले जा करके लगा रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। ब्रिटेन से महंगी चीजें लाते थे, सस्ती खरीद करके लाते थे और यहाँ पर महंगी बेचते थे। ये चीज आपको समझ में आ गई।
यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटेन की थी, उनको बहुत मुनाफा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जो एक पिक्चर दिखाई गई है, किसकी है ये पिक्चर, ये है गवर्नर जनरल बेंटिक की। ठीक है, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, यानी कि उन्होंने जो है अपने घर यानी कि ब्रिटेन के अंदर एक रिपोर्ट भेजी। अब देखिए क्या रिपोर्ट भेजी उन्होंने, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डियाँ, कॉटन वीवर्स का मतलब होता है जो जुलाहे होते हैं। ठीक है, जो कॉटन यानी कि रुई और जो सूती कपड़ा जो बनाते हैं, सूती धागा जो बनाते हैं, ठीक है, उसको काट करके, ठीक है, चरखे के माध्यम से, आपने देखा ही होगा गांधी जी चरखा चलाया करते थे। ठीक है, तो उस समय में जुलाहे बोला जाता था जो इस तरह का काम करते थे, यानी कि कॉटन से जो सूती वस्त्र जो है बनाते थे, तो उन्हें जुलाहा बोला जाता था। ठीक है, तो अब गवर्नर जनरल बेंटिक ने क्या रिपोर्ट भेजी कि जो भारत के जुलाहे हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ब्लीचिंग का मतलब होता है बदरंग कर देना किसी चीज को। ठीक है, ब्लीचिंग यानी कि बदरंग बना रही है, किसको, द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की धरती को बदरंग बना रही है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भारत के जुलाहे जो हैं वो अपना जो सामान बना करके बेच रहे हैं, तो ये हमें भारत के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि भारत के अंदर हमारी स्थिति को बदरंग कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या है, सॉरी हमने जो है ऊपर की पिक्चर का एक छोटा सा बॉक्स जो है वो पढ़ने से छोड़ दिया, उसको पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटेन के जो लोग थे, prospered यानी कि समृद्ध होते गए। ठीक है, उनकी prosperity यानी कि जो समृद्धि है वो बढ़ती गई। on the company's loot, कंपनी ने जो लूट मचाई उसकी वजह से, while Indian industries began to die, और जबकि भारत का जो उद्योग थे, भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो मरने लग गई, यानी कि वो तबाह होने लग गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था कि किस तरह से भारत के जो लोग हैं उन पर अत्याचार किया जाता था ब्रिटिश जो थे उन अफसरों द्वारा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है डिससेटिस्फिकेशन यानी कि असंतोष। अब सिंपल सी बात है कि अंग्रेज इतना जब जुल्म ढाएंगे तो भारतीयों के अंदर असंतोष तो पैदा होगा। ठीक है, डिससेटिस्फिकेशन 1835 to 56। ओके, तो चलिए फर्स्ट जो है पिक्चर वो देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ बुक्स रखी हुई हैं और दो अंग्रेज जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, यानी कि भारत के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो पर्शियन यानी कि फारसी भाषा एंड संस्कृत और संस्कृत भाषा में उस समय दी जाती थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन 1835 1835 के अंदर अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैक्यूले सजेस्टेड ए चेंज। अब एक अंग्रेज व्यक्ति था, मैकुले उसका नाम था, तो उसने एक बदलाव सुझाया। उसने क्या बदलाव सुझाया, देखिए मैकुले क्या बोल रहा है, वी शुड टीच द नेटिव्स का मतलब क्या है, देशवासी, जो भारत के देशवासी हैं, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हमें भारतीयों को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है आई एग्री, मैं सहमत हूँ पूरी तरीके से। अच्छा, अब बताइए कि अंग्रेजी क्यों पढ़ानी चाहिए और अंग्रेजी पढ़ा करके वो क्या करना चाहते थे। अब देखिए आगे की जो पिक्चर उसमें पढ़ते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them। यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ जो भारतीय हैं वो पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं और वो कुछ जॉब्स करते हुए यानी कि कुछ व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब अंग्रेजी की पढ़ाई भारत में करवाई गई तो अंग्रेजी की पढ़ाई करवाने की वजह से भारत में कई सारे क्लर्क्स यानी बाबुओं का जन्म हुआ। जो क्लर्क होते हैं, जो क्लरिकल काम करते हैं ऑफिस में, ठीक है, उनकी पोस्ट बहुत छोटी छोटी होती थी उस समय। ठीक है, वो अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने भारत के अंदर युवाओं को अंग्रेजी पढ़ाई। अब जब उनको अंग्रेजी पढ़ाई गई तो बहुत सारे बाबुओं का जन्म हुआ, यानी बहुत सारे क्लर्क बने। ठीक है, अब बहुत सारे क्लर्क बने तो उनको जो है अंग्रेजों ने तुच्छ यानी पीटी मतलब तुच्छ, ठीक है, छोटी छोटी जो जॉब्स थी, बहुत कम सैलरी वाली, वो जॉब्स ऑफर कर दी, यानी कि उनको व्यवसाय दे दिया। इंसिडेंटली, लेकिन संयोगवश क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ
इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि इसकी वजह से ये जो अंग्रेजी की पढ़ाई करवाई गई, इससे बुद्धिमानों की नई पीढ़ी का विकास हुआ। यहाँ पे दिखाया गया प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बुद्धिमान जो लोग थे उनकी नई पीढ़ी उभर कर आई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि शिक्षा जब किसी को मिलती है तो वो पीढ़ी जो है वो अपने आप बुद्धिमान हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए। यहाँ पर जो ये जो क्लर्क थे वो किस तरह की बातें किया करते थे, देखिए। वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स। अब एक जो है वो कह रहा है कि हमें जैसे हम पढ़े हैं वैसे ही हमें अपने भाई बहनों को भी, अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी जो है नई जनरेशन की इंटेलेक्चुअलिटी है जो है बुद्धिमानी जो है उसको समझ सके। ठीक है, उसके बाद है एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन। मटेरियल कंडीशन का मतलब है कि जो उनकी स्थिति है इस समय, ठीक है, जो इनकी स्थिति है, इनकी जो मटेरियल यानी कि जो उनकी भौतिक दशा है उसको सुधारा जा सके, क्योंकि भारत के अंदर भूखमरी थी, किसानी लोग कर नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि कर जो है वो बहुत ज़्यादा था, जितनी भी फसल लेते थे वो अंग्रेज ले जाते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवेंस का मतलब होता है ग्रीवेंस, एक मिनट माफ कीजिएगा, ग्रीवेंसेस लिखा गया है, यानी कि ग्रीवेंसेस का मतलब होता है वेदनाएं। ठीक है, अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपनी हम क्या चाहते हैं दिल के अंदर, ठीक है, वो उन्हें कहा जाता है वेदनाएं। तो ये कहते हैं कि इसके लिए हमें हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की जो संसद है उसके सामने रखना चाहिए कि सभी भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिखाया गया है बाय 1856, यानी कि 1856 के अंदर अगर देखा जाए, द ब्रिटिश हैज़ कॉन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया, यानी कि लगभग संपूर्ण भारत के अंदर जो है ब्रिटिश इंडिया का राज हो गया था। ये जो पिंक कलर से दिखाया गया है वो ब्रिटिश इंडिया है, और जो बाकी जो है येलो कलर से दिखाए गए हैं वो बाकी के स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडियंस जो है राजा हुआ करते थे, लेकिन वो भी उनकी कठपुतली ही हुआ करते थे। ठीक है, अंग्रेजों की कठपुतली ही थे जो राजा थे वे भी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, यहाँ पर कुछ भारतीय जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो कहते हैं कि वे भारतीयों की ज़रूरतों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं वो थोड़ी सी भी। ठीक है, आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। देखिए वही बात आ गई, पपेट्स का मतलब होता है कठपुतलियाँ। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं वो उनकी क्या बन चुके हैं, पपेट्स, यानी कि कठपुतलियाँ बन चुके हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स, और हम जो है हमारी जो पुरानी जो व्यवसाय थे उनको खो चुके हैं, क्योंकि सभी सामान कौन बनाने लग गया, अंग्रेज आकर के बनाने लग गए, अंग्रेज जो है बना बनाया लाने लगे ब्रिटेन से। ठीक है, अब ब्रिटेन से जब सारा सामान बना बनाया आ रहा है और वो भी सस्ते में, तो भारतीयों का सामान जो भारतीय हैं वो क्यों खरीदेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब है। ठीक है, तो ऐसे में सामान जो सस्ता मिलेगा वही खरीदेंगे। अब अंग्रेजों का सामान सस्ता तो जनता बेचारी अंग्रेजों का सामान ही खरीदेगी। ऐसे में जो भारतीय हैं उनके पास करने को कोई काम नहीं बचेगा, क्योंकि उनका जो बनाया हुआ सामान है वो कोई खरीदेगा ही नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड लैंड्स, ये कहता है और ज़मीनें भी छीन ली, एक तो हमारे व्यवसाय छीन लिए और हमारी ज़मीनें भी छीन ली। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वो जो है हमारे साथियों, हमारे भाइयों के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स यानी कि उनके जो धर्म है वो परिवर्तित करवा रहे हैं, उनको जो है हमसे छुड़वा कर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यू ओनली टॉक। अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति कहता है कि तुम केवल बात करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। ड्राइव देम आउट का मतलब होता है निकाल फेंकना, खदेड़ देना। तो ये कहता है कि कुछ करो जिससे कि हम अंग्रेजों को बाहर फेंक सके भारत के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि पूरी तरह से भारतीयों के अंदर असंतोष पैदा हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं 7th पर। द स्पार्क्स यानी कि चिंगारियाँ। अब छोटी छोटी चिंगारियाँ जो है निकलेंगी और फिर भयानक से जो है एकदम से जो है विद्रोह जो है आगे होगा। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स।
पीजेंट्स यहाँ पर लिखा गया है किसानों के लिए। अब जो टैक्स लगाए गए, जो कर लगाए गए, उन्होंने किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सभी किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन बंगाल के अंदर क्या हुआ, द संथाल्स, जो संथाल थे, ठीक है, संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है हताश होना, ठीक है। बिकम डेस्परेट यानी कि हताश हो गए। कौन, जो संथाल थे, जो बंगाल के संथाल थे, जिन्होंने नए जो जमीन के लिए नए कानून आए थे, नए भूमि कानून के अंतर्गत अपनी अपनी जमीन जो है उन्होंने खो दी थी, तो इसके लिए जो है वो हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि जमीन ही तो थी जिससे वो कमाते थे। अब जमीन ही छिन गई तो अब कमाने को कुछ बचा नहीं था, और कोई व्यवसाय तो है अंग्रेजों ने छोड़ा ही नहीं था करने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई। इन 1855 यानी कि 1855 के अंदर दे रोज इन रेबिलियन। रेबिलियन का मतलब विद्रोह, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया, वो जो है विद्रोह पर उतर आए। In 1855 they rose in rebellion and massacred, ये कह रहे हैं कि massacred Europeans and their supporters alike। उन्होंने यूरोप वासियों को मौत के घाट उतार दिए। यहाँ पर एक वर्ड आया है massacred। massacred का मतलब क्या होता है, मौत के घाट उतार देना। उन्होंने यूरोप वासियों को मौत के घाट उतार दिया, और जो यूरोप वासियों का साथ दे रहे थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी जो थी, यानी कि उनकी जो सेना थी, उसके अंदर भी डिसकंटेंट मतलब असंतोष, ठीक है। ब्रूइंग यानी कि इसकी जो असंतोष की भावना थी वो भड़क उठी थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। The while soldiers get huge pay mentions to live in servants, the white soldiers, ये कहते हैं अब सेना के अंदर क्यों विद्रोह उठा, क्योंकि जो भारतीय सैनिक हैं वो क्या बातें कर रहे थे, वो बातें करते हैं द वाइट सोल्जर्स, कि जो गोरे सोल्जर हैं, जो गोरे सैनिक है, जो अंग्रेज सैनिक है, गेट्स ह्यूज पे, उनको तो बहुत बड़े बड़े वेतन दिए जाते हैं, बहुत भारी वेतन दिए जाते हैं, ज़्यादा रुपए उनको दिए जाते हैं। मेंशंस टू लिव इन, उनको रहने के लिए बड़े बड़े महल जैसे घर दिए जाते हैं। सर्वेंट्स, नौकर चाकर दिए जाते हैं। वाइल वी गेट ए पिटेंस, जबकि वाइल मतलब जबकि, वी गेट यानी कि हम लोगों को क्या मिलता है, पिटेंस यानी कि बहुत ही अलग वेतन, बहुत ही थोड़ा सा वेतन मिलता है। एंड स्लो प्रमोशंस, और बहुत कम पदोन्नति होती है, यानी कि ऊंचे पदों पर जो जाते हैं वो केवल अंग्रेज सैनिक ही जाते हैं। जो हमारे अफसर होते हैं, जो हमारे पर रोब झाड़ते हैं, वो अंग्रेज अफसर ही होते हैं। भारतीयों की तो पदोन्नति बहुत ही धीमे धीमे होती है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, अब एक सैनिक कहता है कि हमें जो है अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देना चाहिए, ठीक है। और क्या बातें कर रहे हैं, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, अब यहाँ पर एक सैनिक कह रहा है कि अंग्रेज जो है हमें समुद्र पार करने को कहते हैं, ठीक है। क्रॉस द सी, सी मतलब समुद्र, समुद्र को पार करने को कहते हैं। विच इज अगेंस्ट आर रिलीजन, रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। ये कहते हैं कि वह टोपी वाला अंग्रेज कौन होता है, हमारे युगों पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने वाला, यानी कि अबॉलिश यानी तोड़ने वाला, आर एज ओल्ड, एज का मतलब युग, ओल्ड मतलब पुराना, यानी कि युगों पुराने हमारे रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं कि हम समुद्र को पार नहीं करेंगे, समुद्र पार करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये अंग्रेज जो है, टोपी वाले अंग्रेज, ये कौन होते हैं, हमारे इन रीति रिवाजों को तोड़ने वाले। तो इस तरह के जो असंतोष हैं वो यहाँ पर व्याप्त हो गए। अब इसी के साथ साथ एक घटना और हुई, देखिए नीचे लिखा गया है, सिपोय, सिपोय मतलब सिपाही, मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट, एडजटेंट का मतलब है कि जो वहाँ का जो अफसर था, ठीक है, जो सिपाहियों का जो मेन अफसर था,
उस पर मंगल पांडे ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया ऑफ हिज रेजिमेंट, यानी कि उसकी रेजिमेंट का जो अंग्रेज अधिकारी था उस पर हमला कर दिया। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड मतलब उसको फांसी पर टांग दिया गया, ठीक है। यानी मंगल पांडे ने जब अपने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब? जब ये जो है असंतोष सेना में व्याप्त हुआ था तब। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, यानी कि जो हजारों अन्य सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर यूनिफॉर्म्स, यानी कि जो उनकी यूनिफॉर्म्स थी, जो उनकी वर्दी थी वो उतरवा ली गई, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नीचे देखिए क्या लिखा है। ह्यूमिलिएटेड, यानी कि उनका जो है उपहास उठाया गया। एंड पुट इन आयरन्स, ठीक है, उनको जो है सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पुट इन आयरन्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी जेल में डाल दिया गया। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर जो है एक जो है आपको दिखाई दे रहा है कि एक मुस्लिम जो है वो खड़ा है सैनिक, एक जो है वो ब्राह्मण सैनिक खड़ा है, और साथ में एक जो सैनिक है वो उन दोनों को ही कोई बात बता रहा है सीक्रेट वाली, ठीक है। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। फ्यू इंग्लिश मैन हैज़ केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, यानी कि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, कि कोई भी अंग्रेज जो है ऐसा नहीं था जिसने भारतीय जो रीति रिवाज थे, इंडियन कस्टम्स यानी रीति रिवाज, ठीक है, इंडिया यानी भारत के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, और लोगों के जो पीपल्स माइंड यानी लोगों के जो मन की बात थी उनको जानने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि हे प्राउड मानी अभिमानी, ठीक है, हे अभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रीस होती है, बुलेट यानी कि जो कारतूस की ग्रीस होती है, यू हैव टू बाइट इज, जिन्हें तुम्हें काटना पड़ता है, मुंह से काटना पड़ता है, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, यानी कि वो गाय की और सूअर की चर्बी से बनाई जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राह्मण सैनिक देखिए क्या कहता है। व्हाट, क्या ये जो कारतूस है, क्या वो उस पर जो ग्रीस हम जो है दांत से फाड़ करके चीर करके जो है निकालते हैं, क्या वो सचमुच में गाय की चर्बी से बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम सैनिक है वो क्या कह रहा है। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, उन्होंने हमें भी धोखा दिया है, क्योंकि मुस्लिम जो है वो सूअर की चर्बी जो है उसको लाइक नहीं करते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए उसके आगे क्या दिखाया गया है कि दो व्यक्ति है आपस में जो है रोटी जो है चपाती, ठीक है, उनका लेन देन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं। सून चपातीस वर सेंड फ्रॉम village to tell the people that their emperior would want their services, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले सीक्रेटली अगर कोई बात जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती थी तो इस तरह के कुछ कोडिंग्स वगैरह वो जो है कोड्स वगैरह रख लेते थे कि अगर एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी पहुंचाई जाएगी तो इसका मतलब क्या था कि राजा को उस गांव के सैनिकों की, उस गांव के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो लोग जो है वो तैयार रहें और राजा के साथ मिल करके चलने के लिए तैयार हैं, यानी राजा की तरफ चल दें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जल्दी से ही गाँव गाँव में रोटी जो है वो घुमाई गई, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव रोटियां भेजी गई, जिससे सभी को पता चल जाए कि उनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है विद्रोह के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लेने वाला व्यक्ति है वो क्या कहता है। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, जी हाँ मेरे गांव के सारे आदमी जो है वो तैयार रहेंगे, यानी कि हम जो है राजा के साथ खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। छोटा सा जो है इमेज है, बहुत ही पतली सी। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी के साथ साथ जो सेना के लोग जो थे, जो सिपाही थे, उन्होंने क्या कोड रखा, उन्होंने रखा लोटस यानी कि कमल का फूल जो है वो एक दूसरे को दिया गया ताकि सबको पता चल जाए कि विद्रोह होने वाला है और सभी जो है एकजुट हो जाएं। डेथ टू द फॉरिनर्स, अंग्रेजों की मौत निश्चित है, ठीक है। द मैसेज मतलब जनता को कहा गया है। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स यानी कि जो देशभक्त हैं। जनता ने सभी देशभक्तों की सहायता की और उन्हें शेल्टर्स यानी कि आश्रय प्रदान किया, रहने के लिए शरण प्रदान की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
अब चलते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट यानी कि 1857 के विद्रोह की तरफ, ठीक है। रिवोल्ट यानी कि विद्रोह, ठीक है। अब देखिए पहली इमेज आपको दिखाई दे रही है कि जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं और अंग्रेज सैनिक जो है वो घोड़े से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, यानी कि तब मेरठ में एक हिंसक विद्रोह जो है वो खड़ा हो गया, हिंसक विद्रोह भड़क उठा, ठीक है। आगे की पिक्चर देखिए। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सभी जो सिपाही हैं जिनके बीच में असंतोष था वो दिल्ली की तरफ चले गए। लॉन्ग लिव आर एम्पेयर बहादुर शाह, और ये नारे लगाते हुए कि हमारे सम्राट बहादुर शाह जो है उनकी भगवान लंबी उम्र करे, हमारे सम्राट बहादुर शाह चिरायु हो, यानी कि उनकी आयु जो है वो लंबी हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह है वो दूर दूर तक फैल गया। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, अनेक जो जमींदार थे जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी उन्होंने अपनी जो ज़मीनें हैं वो गंवाई थी, बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो अंग्रेज़ों की नीतियां थी उनके अंतर्गत जो उन्होंने अपनी ज़मीन गंवाई थी। एंड दे वर श्योर, और वो भी क्या थे, जो है भड़क उठे थे, वो भी तैयार थे लड़ने के लिए, ठीक है। उनके मन में भी खटास पैदा हो गई थी, ठीक है। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, अब ये देखिए कुछ जमींदार के साथ जो है कुछ लोग बात कर रहे हैं कि गोरे लोगों की ये जो कानून है, उनका जो शासन है, रूल यानी कि शासन जो है गोरे लोगों का, वो समाप्त होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, अब जमींदार भी क्या कह रहे हैं कि हाँ हम सभी जमींदार आपके साथ हैं, हम आपका जो है साथ देंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, आज़ादी के लिए संग्राम, ठीक है। किससे? अंग्रेजों से, ठीक है। 1857 की क्रांति आपने सुनी ही होगी, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, यानी बिटर का मतलब होता है कड़वाहट, ठीक है। अनेक जो राजा महाराजा थे वो भी खार खाए बैठे थे, किससे? अंग्रेजों से। उनके मन में भी अंग्रेजों के लिए कड़वाहट थी, ठीक है। तो ऐसे ही लखनऊ की बेगम हजरत महल जैसे कई पूर्व शासक जो थे उनके मन में जो है कड़वाहट थी, ठीक है। अब देखिए बेगम हजरत महल दिखाई गई हैं और वो जो है स्पीच बबल में क्या बोल रही हैं। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य, गोरे लोगों ने मेरा राज्य छीन लिया है। देखिए आगे क्या दिखाया गया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल्स, फैजाबाद के लोकप्रिय जो नेता थे मौलवी अहमदुल्ला और उनके जैसे जो अनेक नेता थे, उन्होंने लोगों को कहा राइज ब्रदर्स, राइज, राइज का मतलब उठो, ब्रदर्स मतलब भाइयों, राइज उठो भाइयों उठो। द अंग्रेज इज रुइनिंग आर लैंड, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, रुइनिंग यानी कि बर्बाद कर रहे हैं, आर लैंड यानी कि हमारी जो धरती है उसको बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए नीचे जो है दोनों ही पिक्चर के नीचे वाले स्टेटमेंट्स हमने जो है मिस कर दिए, देखिए उनको पढ़ते हैं। दे जॉइंड द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरेनर, और ये जो हमारे बेगम हजरत महल है उन्होंने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देना शुरू कर दिया। वे भी जो है खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह में खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे क्या कहा गया है। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, यानी बरेली, कानपुर और इलाहाबाद सब जगह से लोग जो है वो उठ खड़े हुए विद्रोह में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी विद्रोह में कूद पड़े। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला जो खान थे उन्होंने तात्या टोपे से क्या कहा। वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहते हैं कि हमें जो है पेशवा नाना साहब जो है उनको हमारी लड़ाई के लिए नेता बनाना चाहिए। कोई तो नेता होना चाहिए ना जो सबको जो है गाइड करे, लीडर की तरह जो है सबकी लीडरशिप करे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द पैट्रियोट pounced upon the British and fought pitched battles all over North India, यानी कि देशभक्त जो है वो अंग्रेजों पर टूट पड़े। pounced upon the British यानी कि अंग्रेजों पर टूट पड़े। एंड फाउट पिच्ड, और संपूर्ण भारत के एंड फाउट पिच्ड यानी कि अच्छे से लड़े। एंड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और भारत के जो पूरा उत्तर भारत था, नॉर्थ इंडिया था पूरा का पूरा, वहाँ पर युद्ध छिड़ गया और सारे के सारे जो है लड़े, ठीक है। यानी अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
अब देखिए लास्ट में क्या दिखाया गया है कि एक राजा है जो नाव में बैठे, उनके हाथ पर चोट लगी हुई है और उनके हाथ में से खून बह रहा है। अब देखिए 80 ईयर्स ओल्ड यानी 80 साल के कुंवर सिंह, जो 80 साल के कुंवर सिंह एक राजा थे ऑफ बिहार, यानी कि वो बिहार के जो है राजा थे, रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनकी जो बाजू है उस पर क्या लग गया, आकर के गोली लग गई, बुलेट लग गई उनकी कलाई पर, ठीक है, रिस्ट मतलब कलाई, उनकी कलाई पर जो है आकर के गोली लग गई, जो बुलेट थी वो लग गई। और उन्होंने क्या किया, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि गंगा माँ यह मेरी तरफ से आपको अंतिम भेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह के काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जो है उस समय पर हुई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था और सच में जो है हमारे मन में जो है देशभक्ति की पैट्रियोटिक जो फीलिंग थी वो बिल्कुल आ गई है ना। तो चलिए फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है, कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है उनकी तरफ चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक में फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट पिक्चर फर्स्ट and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this पिक्चर? अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो गीत है, फर्स्ट जो पिक्चर है उसके अंदर एक गीत है, तो ये जो गीत है वो कौन गा रहा है और इसी के साथ साथ आपको पिक्चर में कौन कौन दिखाई दे रहा है। तो आप कह दोगे द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन द हिंदी, हिंदी के अंदर जो इसका ओरिजिनल सॉन्ग है वो कौन सा है। तो आपको हिंदी के अंदर लिखना है कौन सा सॉन्ग है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये आपको हिंदी में ही लिखना है क्योंकि ये ओरिजिनल सॉन्ग हिंदी का ही है, ठीक है। उसके बाद द सिंगर इज लता मंगेशकर। अब सिंगर कौन है, लता मंगेशकर गा रही हैं। वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड ऑल्सो लाल बहादुर शास्त्री इन दिस पिक्चर, यानी कि 3 लोग और हमारे जो है पहचान में आ रहे हैं इस पिक्चर से। कौन कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए सेकंड क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन। यहाँ पर कहा गया कंपनीज सुपीरियर वेपन, यानी कि कंपनी के पास सुपीरियर वेपन यानी कि उत्कृष्ट हथियार थे। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी बात है कि कंपनी जो थी उसके पास अच्छे हथियार थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन वी मीन लेटेस्ट गन्स, उनके पास जो है आधुनिक लेटेस्ट गन्स थी, आधुनिक बंदूकें थी, अलोंग विद ऑल दियर डिप्लोमेसी स्ट्रेंथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसी के साथ साथ उनकी समस्त कूटनीति ताकत नियमों व कानूनों से जो है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि उनकी जो डिप्लोमेसी थी, उनकी जो कूटनीति थी, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनके जो रूल्स थे, उनकी जो रेगुलेशंस थी वो कहीं ज़्यादा जो है हमारे से सुपीरियर थी, उत्कृष्ट थी, ठीक है। हम उनकी नीतियों को समझ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। जब धीरे धीरे भारतीय लोग शिक्षित हुए तब उन्होंने उनकी नीतियों को समझना शुरू किया और एट लास्ट जो है भारत के अंदर से अंग्रेजों को निकाल भी दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, हु इज एन आर्टिसन। यहाँ पर कहा गया है कि आर्टिसन एक शिल्पकार कौन होता है, ठीक है। आर्टिसन मतलब शिल्पकार, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन वर सफर्ड, आप क्यों मानते हैं कि जो शिल्पकार हैं वो पीड़ित थे। तो सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों ने उनका जो व्यवसाय है वो ख़त्म कर दिया था। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सोच के देखिए कि जब भारत के अंदर लोगों को खाने पीने का सामान तक नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, भूख के कारण मर रहे हैं, तो क्या आर्टिस्ट जो होंगे, जो शिल्पकार होंगे, उनकी जो कलाएं होंगी, उनके लिए किसी को भी टाइम या पैसा खर्च करने की हिम्मत होगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सिंपल सी बात है कि जब भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई पिक्चर या म्यूजिक के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो उनके व्यवसाय तो ऑटोमेटिकली जो है वो नष्ट हो गए थे, ठीक है। सो आप लिख देंगे एन आर्टिशियन इज स्किल्ड वर्क्समैन, वो क्या होते हैं, कुशल कारीगर होते हैं, ठीक है। द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस वर चॉप्ड ऑफ सो दैट दे कुड नॉट मेक गुड थिंग्स एनीमोर। और इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया था कि जो शिल्पकार थे उनके अंगूठे काट दिए थे। अब सोचिए कि शिल्पकार जो अपने हाथों की उंगलियों से अपनी कलाएं बनाता है, उनके जब अंगूठे काट दिए गए तो सिंपल सी बात है कि अब जो है वो और अच्छी ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकते थे। Thus the Indians had to buy British
प्रोडक्ट्स, और अब जो है भारतीयों को ब्रिटिश के ही उत्पाद, ब्रिटेन के ही उत्पाद खरीदने थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि भारत के जो कारीगर थे, अच्छे जो निपुण कारीगर थे, उनके अंगूठे काट दिए गए, ठीक है, ताकि वो काम ना कर सके। अब वो काम नहीं करेंगे, भारत के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो कहाँ से जाएगी, बाहर से आएगी और ब्रिटेन से आएगी। तो सिंपल सी बात है, यही तो अंग्रेज लोग चाहते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पिक्चर, कौन सी ऐसा चित्र है, कौन सी पिक्चर है अकॉर्डिंग टू, आपके अकॉर्डिंग, रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ फायर ऑफ रिवोल्ट। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिवील्स का मतलब होता है जो कि प्रस्तुत करती है, ठीक है, सामने लाती है, प्रस्तुत करती है। फर्स्ट स्पार्क, ठीक है, जिसने पहली चिंगारी लगाई, किसकी, फायर ऑफ वोल्ट, जो विद्रोह की आग थी उसकी पहली चिंगारी कौन सी बात ने लगाई है, कौन सी जो है घटना ने लगाई, ठीक है, सॉरी कौन सी पिक्चर यहाँ पर शो कर रही है, माफ कीजिएगा, कौन सी पिक्चर में आपको शो हो रही है, ठीक है। तो आप कह देंगे पिक्चर 7 इन माई ओपिनियन रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। इट डिस्क्राइब्स ए सिपाही मंगल पांडेज अटैक ऑन ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ हिज रेजिमेंट। ये दिखाती है कि 7th जो हमारा 7वां पृष्ठ था, 7वां पेज था, उसमें हमें दिखाई दिया कौन, फर्स्ट स्पार्क, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा जो पेज था उसके ऊपर भी लिखा गया था, ठीक है। सो इसी ने हमें दिखाया कि पहली चिंगारी कब लगी, जब मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के जो ऑफिसर हैं, ब्रिटिश ऑफिसर, उनको मार दिया था, ठीक है। तो चलिए ये हुए हमारे कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू इवेंट्स ऑफ 1757? क्या आपको लगता है कि भारतीय जो राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि अल्प दृष्टता थे, निकट की सोच रखते थे, भविष्य में दूर की नहीं सोचते थे, ठीक है, कि 1757 की घटनाओं को लेकर के क्या आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो हम कह देंगे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, वो निकट की सोचते थे, दूर भविष्य में अंग्रेज जो है उनको ही किसी तरह से बर्बाद कर दें, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। उनको तो निकटतम फायदा दिखाई दिया था कि अंग्रेज जो है हमारे लिए फायदेमंद है। दे हैड बीन क्वारलिंग विद वन अनदर ऑन पैटी इश्यूज, वो जो है एक दूसरे के साथ छोटे छोटे जो विवाद थे उन पर लड़ाई कर रहे थे, छोटी छोटी बातों पर। दे टुक हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स टू सॉल्व देयर इश्यूज, वो अंग्रेजों की भी मदद ले रहे थे अपने आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को किस प्रकार वश में कर लिया था, यानी कि उनको वश में कैसे कर लिया था? कंपनी सबड्यू, सबड्यू का मतलब है वश में कर लेना, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस बाय यूजिंग देयर पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी कि डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति अपना करके उन्होंने अलग अलग राजाओं के बीच में फूट डाली और उनको अपने वश में कर लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि दो राजा हैं उनको आपस में लड़ा दिया और खुद जो है दोनों के दोस्त बन गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर सामूहिक रूप से इनसे लड़ा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, अलग अलग करके इनसे लड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्योट वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचर टीचेस द सेम प्रिंसिपल। राम मोहन राय द्वारा जो शब्द, जो कोट्स थे जो बोले गए थे, इस शब्दों को उद्धृत कीजिए, यानी कि उनको जो है बताइए। कोट यानी कि उन शब्दों को बताइए, कोट यानी कि उन शब्दों को जोड़ करके बताइए। वर्ड्स यूज्ड बाय द राम मोहन राय, जो राम मोहन राय ने यूज़ किए थे ये बताने के लिए कि जितने भी धर्म उपदेशक हैं जो धर्मों के लिए उपदेश देते हैं उनका सार एक ही है, ठीक है। तो हम बता देंगे, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, cows are of different colors but the color of their milk is द सेम, यानी कि गाय अलग अलग होती हैं लेकिन उनका जो गायों का कलर है वो अलग अलग हो सकता है, उनका रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उनके दूध का रंग है वो हमेशा एक समान रहता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, उनके विचार अलग अलग हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी का जो सार है, एसेंस जो है वो सेम ही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स
एक्सप्लॉइट इंडियंस। एक्सप्लॉइट का मतलब उत्पीड़न करना, सताना, उनका जो है हम ये कह सकते हैं कि उनको तंग करना, ठीक है। किस तरह से उनका दमन करते थे, अत्याचार किस तरह से करते थे भारतीयों का, जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे वो। तो आप कह देंगे द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मैनी वेज। लाइक पहला वे है हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स। इम्पोज यानी कि लगाए गए, जो किसान थे उन पर भारी कर लगाए गए। सेकंड है एनीवन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट, यानी न्यायालय में मुकदमा दायर करवाए बिना ही उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता था। दे इवन कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस, यानी कि जो कुशल शिल्पकार होते थे उनके जो अंगूठे हैं उनको काट दिया जाता था। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंग्लैंड वॉज फ्री फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटी when brought into इंडिया, कि जब वो जो सामान है वो भारत में लाया जाता था तो उन पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात कर नहीं लगाया जाता, तो उन पर टैक्स नहीं लगता था, तो वो सस्ती जो है मिलती थी, बिकती थी लोगों के बीच में। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नेम दीज पीपल्स। अब आपको कुछ विशेषताएं दी गई होंगी, वो जो विशेषता है या जो वो बात है वो किसके बारे में लिखी गई है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, यानी कि व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं। तो पहला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे हैं लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है द रूलर, यानी कि ऐसा शासक हु फाउट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उसने, वह शासक जिसने युद्ध किया और लड़ता हुआ मारा गया। तो ऐसा कौन सा शासक था, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, यानी मैसूर का राजा था कौन, टीपू सुल्तान। सेकंड है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वो व्यक्ति जो सोसाइटी को रिफॉर्म यानी सुधार, ठीक है, जो सोसाइटी को सुधारना चाहता था, वो वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कह देंगे बिल्कुल वो कौन थे, राम मोहन रॉय, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इनको राजा की उपाधि भी बाद में दे दी गई थी, तो इनको बोला जाता है राजा राम मोहन राय, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे राम मोहन रॉय। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर इंग्लिश की शिक्षा दिए जाने का जो है बात कही थी, तो आप कह देंगे लॉर्ड मैक्यूले। लॉर्ड मैक्यूले या लॉर्ड मैकाले जो थे वो जो है इस चीज़ के पक्षधर थे कि भारतीयों को इंग्लिश की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हुआ हमारा अच्छा, इसका एक और पार्ट अभी छूटा हुआ है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, कौन कौन से जो है नेता थे, पॉपुलर लीडर्स यानी कि लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने रिवोल्ट्स को लीडरशिप दिया, यानी कि उनको जो है लीड किया, किनको, जो विद्रोह हुए उनका नेतृत्व किया, लीड किया उनको, ठीक है। तो आप कह देंगे बेगम हजरत महल एंड पेशवा नाना साहब वॉज द टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट्स। बाकी आपको सीधा नाम बताने तो आप बता सकते हो बेगम हजरत महल एंड पेशवा नाना साहब, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेंशन द फॉलोइंग, अब यहाँ पर नीचे दिया गया है कि ये जो आपको दिए गए हैं उनकी बात कीजिए, ठीक है, आपसे कुछ पूछा गया होगा उसके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है टू एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, यानी कि उस समय जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, सामाजिक रीतियां जो थी, ठीक है, कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियाँ आप कह सकते हो या रीतियाँ भी कह सकते हो जो उस समय पर फैली हुई थी, जो रीति रिवाज थे उस समय के, वो क्या थे, उनके 2 उदाहरण देने हैं। तो आंसर दे दोगे आप अनटचेबिलिटी, छुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह उस समय मुख्य रूप से मौजूद था, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, टू ऑपोजिट पॉलिसीज ऑफ द टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों की 2 दमनकारी नीतियाँ। तो 2 दमनकारी नीतियाँ कौन सी थी, टू इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स, ये तो हो गया, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट है टू पुट एन इंडियन इन जेल विदाउट प्रायर ट्रायल इन ए कोर्ट, ठीक है, यानी कि न्यायालय में
मुकदमा दायर करें या ना करें, सीधा जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। थर्ड पूछा गया है 2 ways in which common people suffered। ठीक है, ये क्या कहता है कि 2 तरीके जिनसे जन सामान्य जो है, जो जनता है वो पीड़ित हुई थी। सफ़र मतलब पीड़ित होना। ठीक है, तो आप कह देंगे फार्मर्स वर टैक्सड हैवीली। तो सिंपल सी बात है कि जो किसान थे उनको क्या पीड़ा सहनी पड़ी कि उन पर हैवी टैक्स लगाए गए। द थम्स ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स वर कट। जो कुशल कारीगर थे उनके अंगूठे काट दिए गए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पूछा गया है फॉर रीजन फॉर द discontent that led the 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसके पीछे जो कारण बना वो असंतोष कौन सा था। ठीक है, कि उस असंतोष के कारण क्या क्या थे। ठीक है, यानी कि जो सैन्य विद्रोह हुआ उसके क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो आप कह देंगे संथाल्स हु लॉस्ट देयर लैंड्स गॉट डेस्परेट्स दैट एंड दे रिवोल्ट्स। यानी कि वो हताश हो गए थे, संथाल उनकी भूमि जो है वो छीन ली गई थी और इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्या है। सेकंड आप क्या कहेंगे द ह्यूज डिफरेंस इन द सैलरीज एंड द फैसिलिटीज बिटवीन इंडियन सिपाही एंड वाइट सोल्जर्स। यानी कि जो भारतीय सिपाही थे और जो अंग्रेज सिपाही थे उनकी जो पगार थी, उनकी जो आप ये कह सकते हो कि तनख्वाह या वेतन थी, उनके बीच में और जो सुविधाएं दी जाती थी उनके बीच में बहुत अंतर था। ब्राह्मण्स केम टू नो दैट द बुलेट्स दे हैड टू बाइट कंटेंट काउ एंड फिग फैट्स। ब्राह्मणों को ये पता चल गया कि जो कारतूस हैं जो उन्हें मुंह से काटने पड़ रहे हैं वो कारतूस जो है वो किसके बने हुए हैं, वो जो है गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं। ठीक है, फिक्स यानी कि सूअर की चर्बी। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट आप कह सकते हो मैनी लोकल किंग्स एंड प्रिंसेस वर डेथ्रोन्ड। डेथ्रोन्ड का मतलब क्या है कि उनकी जो राज सिंहासन था उससे उनको उतार दिया गया था। यानी कि अनेकों राजाओं और राजकुमारों को उनकी गद्दी से, उनके राज सिंहासन से उतार दिया गया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और प्रजा जो है ये कतई जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनके राजा को उनकी गद्दी से उतार दिया जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास काफ़ी लंबी थी। ठीक है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, काफ़ी लंबी थी लेकिन मज़ा डेफिनेटली आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।